गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शुरू किया हुआ था हमने। हमने 3 तरह की गवर्नमेंट ग्रांट की सिचुएशन डिस्कस की थी। सेम डेट को एसेट लिया, सेम डेट को ग्रांट लिया, फिर सेम ईयर्स में ग्रांट हमें पहले मिल गई, एसेट बाद में मिली, या एसेट पहले खरीद लिया, ग्रांट अगर एक ही साल है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल हमने एंट्रीज पास करनी है और एसेट्स को देखना है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, आपने ग्रांट को अमोर्टाइज करना है। बट एक दफा आई कैप ने थोड़ी सिचुएशन चेंज कर दी। उसमें ये था कि सपोज ये आपको जो असाइनमेंट शेयर की थी उसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे, तो वो क्वेश्चन भी साथ हो जाएंगे, फिर इसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। सवाल ये है कि सपोज आपने एट 1/7/2025 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव ₹40 million against a plant which is purchased ₹100 million at 1/1/2026. Useful life is 10 years. Useful life is 10 years. हाँ जी, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक्सेप्ट भी हमने इसके पढ़े थे जी सर। हाँ जी, कब तक कर लेते हैं? 2027 तक, और ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है। ईयर एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। और आप अकाउंटिंग करें 2025 की, 26 की और 27 की। चलो मिलके करते हैं बाद। मैं इसके आपको एक्सट्रैक्ट भी बनवाता हूँ, जर्नल एंट्रीज भी पास करके दे। दोनों केसेस से करेंगे। पेपर में बस ख्याल रखना है कि जिस केस से वो कहेगा उस केस पे करना है, दोनों से नहीं करना, ठीक है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों से करेंगे। एक है डायरेक्टली डिडक्शन, और एक है सेपरेटली रिकग्निशन। सबसे पहले इसको ना सवाल ही याद करके जाना पेपर में। आप देखेंगे कि अकाउंटिंग की एंट्रीज मुझे आती हैं, कैलकुलेशन आती है, फिर जिस तरह से वो सीक्वेंस बताया हुआ है वैसे करते जाए। 1/7/25 को हमें ग्रांट मिल गई। मेथड है डायरेक्टली डिडक्शन, और पहले ग्रांट मिल गई। अब जब आपको पहले अगर सेम डेट को हो, चाहे पहले या बाद में लिखा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डेट का फर्क हो तो फिर फर्क पड़ता है। जब मुझे 1/7/25 को ग्रांट मिली, एसेट तो मेरे पास था ही नहीं, तो कैश तो मेरे पास आ गया, तो मैं डिडक्ट कहां से करूंगा? है ही नहीं कुछ। तो तब तक, जब तक एसेट नहीं आ जाता, मैं अपनी लायबिलिटी मान लूंगा कि एडवांस में पैसे मिल गए, जिस चीज के लिए पैसे मिले अभी वो खर्चा नहीं हुआ, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कैश डेबिट
अनअर्न्ड या डेफर्ड ग्रांट की बात समझ लगी। अब लोग ये आपको कहते रहेंगे डायरेक्टली डिडक्शन है, ठीक है डिडक्ट करेंगे, जिसमें से डिडक्ट करना है वो तो, अब नेगेटिव तो हम मशीन या प्लांट नहीं लिख सकते ना। फिर उसके बाद दिसंबर आ गया, एसिड खरीदा ही नहीं, दिसंबर आ गया एसिड खरीदा ही नहीं, तो ईयर एंड पे इसका कुछ करेंगे या बस खत्म खत्म। अमोर्टाइज हो नहीं सकता क्योंकि एसिड ही नहीं है, तो बस इसके अलावा और कोई एंट्री पास 1126 जैसे साल शुरू हुआ हमने एसिड खरीदा, हम एसिड खरीदने की एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, और जो ग्रांट हमने प्रॉक्सी पे रखी हुई है, होल्ड पे रखी हुई है, डिडक्ट करने के लिए रखी हुई है, अब लायबिलिटी खत्म कर दो, तो लायबिलिटी कर दो डेबिट और पीपी कर दो क्रेडिट कितने से। अब इस पोजीशन में आपका एसेट कितनी वैल्यू से नजर आ रहा है, 60 से। अब दिसंबर 26 को उसको डेप्रिशिएट कर लो जी। नहीं उस जिस दिन लाइबिलिटी खत्म हुई है ना, वो डेट सेम आएगी ना कि जिस दिन आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी। भैया आपने प्लांट खरीद लिया तो लाइबिलिटी जो थी वो तो पूरी हो गई, प्लांट खरीदने के लिए ग्रांट मिली थी। हाँ जी, क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, क्योंकि आपका एसेट 60 से पड़ा हुआ है और टोटल लाइफ कितनी है 10। अगले साल अगर हम चलेंगे दिसंबर 27 डेप्रिसिएशन टू डायरेक्टली डिडक्शन हो गया। कोशिश करते हैं कि इसके पैरेलल एंट्री पास करके दिखाऊं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। 1725 को पैसे मिले कैश टू डेफर्ड ग्रांट 40 से, कैश टू डेफर्ड ग्रांट 40 से। हमने कोई एसेट नहीं खरीदा, बताओ दिसंबर, ये सेपरेटली रिकॉग्नाइज है, दिसंबर 25 में इसको अमोर्टाइज कर दें? क्यों, एसेट ही नहीं आया भाई, एसेट के ऊपर ये बेस करता है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाएंगे हम 1126, आपका एसेट आ गया पीपीई डेबिट 100 से। बताओ इसके बाद डेप्रिसिएशन से पहले कोई एंट्री पास करेंगे? नहीं। कोई एंट्री पास नहीं होगी, सेपरेटली रिकॉग्नाइज हुआ है वो। हाँ, अमोर्टाइज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि एसेट नहीं आ जाता, सेपरेटली रिकॉग्नाइज हुआ होगा। तो हम चले जाएंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 7 डेफर्ड ग्रांट टू ग्रांट इनकम या प्रॉफिट और लॉस कितने से, 4 से पता चला है ना, 40 को 10 पे डिवाइड किया, हालांकि ये पिछले साल आया था, लेकिन हमने इसको एसिड के हिसाब से देखना है। अगर यूजेज मेथड है 1 साल में नहीं हुआ है तो हमें अमोर्टाइज भी नहीं करेंगे। जो काम डेप्रिसिएशन के लिए हो रहा है ना, सेम काम आपने गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, ओवर द लाइफ उसको खत्म करना है ना, ओवर द लाइफ।
पूछे अगर कोई सवाल पूछना है तो, कोई भी दिल और दिमाग में कोई आ रहा है ख्याल या कुछ ऐसा वैसा तो पूछे, पढ़ाई से रिलेटेड जो आपके दिलो दिमाग में आ रहा है वो ना पूछें। उसके बाद 2027 में जाएंगे तो फिर ये दो एंट्रीज कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 से, और डेफर्ड ग्रांट टू प्रॉफिट और लॉस 4 से। ठीक होगी बात। अब इसके एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। एक्सट्रैक्ट तो आप लोगों को ऐसा लगे जैसे घर का काम। एक्सट्रैक्ट में क्या लिखते हैं, एसपीएल के अंदर इनकम एक्सपेंस और एसओएफटी के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज। तो पहले हम प्रॉफिट और लॉस का बनाते हैं एक्सट्रैक्ट। एक आपका 2027 का साल है, एक आपका 2026 का साल है और एक आपका 2025 का साल। डायरेक्टली डिडक्शन वाले पे काम कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर तो है सिर्फ एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द बस। 2025 में कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं था, 2026 में 6, 2027 में 6। ओके होगी बात। अगर मैं इसका एसओएफ बनाऊं, दो 2026, 2025 नॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट लेस accumulated depreciation। क्या 2025 में कोई कॉस्ट या accumulated एसेट थी? 2026 में एसेट हमने खरीदा 100 का लिखूं या 60 का? 60 का लिखूंगा क्योंकि 100 का डेबिट हुआ था, 40 का क्रेडिट हुआ था, तो कैरी डाउन में कितना आ रहा होगा? 6 की डेप्रिसिएशन आ गई, 54, फिर 60, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 12 की, कितना? 48। क्या एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ और भी है इसमें या नहीं? लायबिलिटी 2025 की लायबिलिटी, 2025 की लायबिलिटी, 2025 में पैसे मिले हुए हैं तो लायबिलिटी थी ना, ऐसे तो खरीदा ही नहीं था। तो लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बनती है, आप सिर्फ लायबिलिटी लिख लें ताकि कोई डर भी हो ना कि करंट है या नॉन करंट है। किसकी? वो तो बात की बात है कौन सी? कि हम लाइब्रेरी आप हमें सेपरेट करके लिखवा देना। अच्छा, पेपर के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो करंट ही है ना, क्योंकि अगले साल तो ऐसे ले रहे हैं। इस साल मिली है लाइब्रेरी, करंट भी तो है। नॉन करंट कैसे है? अगले साल खत्म हो जानी सारी, डिडक्शन वाला मेथड है ना। अच्छा, तो ग्रांट उसने आपको हाँ, क्या कहूँ मैं आपको, ग्रांट पहली बात तो ये, आप पहले बड़े लेट हो गए, आपको पैसे मिले हैं उसी पहले तो कोई देता ही नहीं है पहले पैसे। ग्रांट अगर इनकेस कभी मिलती है ना तो मैक्सिमम यही हो सकता है, अदरवाइज
नहीं, अगर पॉसिबिलिटीज बतानी है तो फिर सर इस पॉजिटिव अजम्पशन लेते हैं, आपकी जिंदगी भी आसान, लोग मजाक भी ना उड़ाए। इस केस में हम डेबिट ग्रांट को इनकम नहीं कंसीडर करेंगे, दूसरे में हम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कितने 40 रुपए मिले थे जी। उसमें नेट करके लिख रहे हैं ना इसमें। ये हमारे पास SOFP का एक्सट्रैक्ट बन गया, किसमें? डायरेक्ट डिडक्शन। अब आ जाते हैं हम सेपरेटली रिकॉग्निशन। साथ साथ ना पूछ लिया करो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि स्लो स्लो चलूं, बाद में मुझे YouTube पर बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड। से बात की, कह रहे थे अपने सर को बोला करो आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया करें, लेकिन कुछ पोर्टल के लिए आपको 2-3 हज़ार कहते थे, लेकिन आप सर को बोले अगर आपको चाहिए होता है लेक्चर तो भेज दो। तो फिर मुझे क्यों मना करते हैं? मैं तो अच्छा है। और इधर से भी इज्जत रह जाएगा। आपको पता नहीं चलता। नहीं, पोर्टल तो शुरू हो चुका है, नहीं उन्होंने बोला अभी नहीं, वो पैसे देने पड़े थे। कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो काम यही है। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन अलग, वो इकरा बेचारी ने मैसेज किया था हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसने पेपर के बाद आना है ना। अदर एक्सपेंस किसका नाम है? और अदर इनकम? दो 2025 में कोई डेप्रिसिएशन थी? नहीं। 2026 में 10, 2027 में 10। 2025 में कोई इनकम थी? 2026 में 4, 2027 में भी 4। एक्सपेंस को विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। जी जी, एक्सपेंस है ना, ऊपर सिर्फ एक्सपेंस है। जब इनकम और एक्सपेंस है ना तो किसी एक को ब्रैकेट में लिख दो, जैसे सिर्फ या इनकम हो या सारी एक्सपेंस हो, फिर ब्रैकेट में लिखे ना लिखे फिर वो एक्सपेंस है। SOFP दो 2027, 2026, 2025। एसेट्स में अगर हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में कैसे? कॉस्ट लेस accumulated डेप्रिसिएशन। 2025 में तो प्लांट था ही नहीं, 2026 में जब आया 100 का और डेप्रिसिएशन 10। 2027 में 100 डेप्रिसिएशन हो गई 80। फिर उसके बाद लायबिलिटी, दो 2025 में आपकी लायबिलिटी थी, 2025 में आपकी लायबिलिटी थी। अगर आप करंट और नॉन करंट अलग अलग करना चाहते हो उसको भी लिख देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट,
फिर करंट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट। अच्छा, इसका ना अक्सर लोग इससे परेशान होते हैं, ये सब आसान तरीन काम है। आपको 40 रुपए की ग्रांट मिली आज, क्या आज ही इसमें कोई इनकम है गई कोई चीज? इसका मतलब है ये सारी की सारी लायबिलिटी है। ये बात ओके हो गई? क्योंकि पहले साल तो कुछ भी इनकम में नहीं गया, कुछ खत्म नहीं हुआ। अब 40 की 40 इनकम है। फिर अगली बात आपने क्या सोचनी है, अगले साल कोई चीज इनकम में जानी है, कितनी? 4 रुपए। इसको दो हिस्से बंद, 4 अलग 36 अलग, 4 अलग 36 अलग। तो आपने क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देना 36 और करंट में लिख देना है ना पूरी 40, पूरी ही लायबिलिटी है। अब अगला साल आ गया, हमारी इनकम, हमारी लायबिलिटी 40 की है अभी भी। अब उस 40 में से 4 अगले साल इनकम में चला गया। इसका मतलब है 4 अमोर्टाइज हो गया, फाइनल हो गया, खत्म हो गया। अब लायबिलिटी कितनी है? 36 की। ये टोटल लायबिलिटी है। फिर वही सोचना है अगले साल को इनकम में जाना है 4, तो इसमें से 4 निकाल के लिख देंगे। तो 4 इधर 32, सॉरी 4 इधर और 32 इधर। अब हमारे पास इस साल के खत्म होने पे 36 की लायबिलिटी थी। ये लायबिलिटी इतनी ही है 36। जब अगला साल आया हमने उसको 4, तीसरा साल आया 4 इनकम में लिख दिया। जो इनकम में लिख दिया तब लायबिलिटी डेबिट कर देते हैं। तो लायबिलिटी डेबिट होने का मतलब क्या है, खत्म हो गई। अब आपके पास 32 की लायबिलिटी पड़ी हुई है। अब 32 की लायबिलिटी बढ़ी हुई है तो अगले साल कोई ना कोई इनकम में चला जाएगा। तो जितना इनकम में चला जाएगा वो अलग। वैसे ये बाद में आपने रट्टा लगा लेना, मैं चाहता हूं रट्टा ना लगाओ। ये देखें, वो जो कराट में होता है वो इनकम में चला जाता है, अगले वाला कराट में आ जाता है। इसी तरह एक सिस्टम चलता जाता है। अगले साल अगर मेथड चेंज हो गया, वही ना, जब चेंज हो जाएगा उसके बाद चेंज कर देंगे। नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर इधर लिख लिए तो हम एडवांस में लिख लेंगे। अगले साल अगर ज्यादा अमोर्टाइज नहीं, वो अगले साल देखा जाएगा। फिर जो पिछला चेंज इन एस्टिमेशन ना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं उस साल और अगले सालों में, पिछले सालों को नहीं छेड़ता। चलिए, अब ये सवाल मैंने करवाया आपको। ये डेबिट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट मतलब दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हैं, हेडिंग लिख दी है ना ऊपर। तो ये क्या करते हैं, हमेशा लायबिलिटी होती है कि हम हर जगह डेबिट ग्रांट। आपने एडवांस में पैसे लिए हुए हैं ना, तो लायबिलिटी रहेगी, दिए तो नहीं ना, जब लास्ट एंट्री होगी तब तो नहीं जीरो हो जाएगी, लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो चेंज होगी, जो काम एसेट के साथ करेंगे वही काम उसके साथ। चलिए आप जरा खामोशी, एक सवाल आप लिखो, देखते हैं उस सवाल। अच्छा सवाल है, चलो बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा करता है। प्लांट purchased at 110 2024 rupees 700 million government grant received at 1125 rupees 300 million, useful life 10 years, year end 31st December, आप जनरल नोटिस पास रो 2020
दोनों मेथड्स। हो गया।
पॉइंट में आ रही थी मैं क्या करा ये डायरेक्ट वाला और ये सेकंड cash to plant. So, ये वाली दोनों वैल्यूज माइनस करके सारी 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 क्योंकि प्लांट भी तो डेप्रिशिएटेड है क्यों हेलो भैया तो आप ही दिखा दिया करो काम जाफा हटो स्पीड मारा करो यार दिखाते हो ये बता इकबाल हो गया तो और सीधा काम किया देसी काम कर दिया नहीं बाहु लो पूछे विराट कोहली इधर सेम है चलो देखें जरा अच्छा इसमें वही एक 3 तरह के सॉल्यूशन मिले हैं उनमें से एक ठीक ही होगा जैसे बात और जो सबसे देसी सॉल्यूशन था ना वो मजे का था वो देसी सॉल्यूशन से बचना है आई कैप कोई वो जैसी वैल्यू नजर आती है ना वो क्रॉस कर देता है ठीक अब सॉल्यूशन फेल पास साइड पे रखो आप लोगों से जब आप एंट्री पास कर रहे होते हो ना तो उस वक्त फौरन एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो ना ये ऐसा होना भी चाहिए या नहीं
और वो तब होगा जब आप शौक से पढ़ोगे, जब आपने सबसे प्रायोरिटी अपने कैरियर को दोगे, बाकी कुछ चीजें साइड पे करो, फिर आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखें 11024 को मैंने एसिड खरीद लिया था 700 रुपए, तो जाहिर सी बात है एसिड आ गया, एंट्री तो पास में होगी ना। ये दो बॉर्डर के इस हिस्से में वो, एक हिस्से पे वो, 11024 प्लांट डेबिट या पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट 700। इधर भी सेम होगा, एक साइड पर डायरेक्ट डिडक्शन कर रहा हूं और एक साइड पर सेपरेट डिडक्शन कर रहा हूं। अब 2024 साल खत्म हो गया, कोई ग्रांट ग्रूट नहीं मिली, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे होगी 3 महीनों की, तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 17.5 और सेम डेट को सेम एंट्री, क्योंकि तब ग्रांट का कोई नामो निशान नहीं। अब जैसे ही अगला साल शुरू हुआ हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई। एक मेथड है सेपरेटली रिकॉग्निशन और एक मेथड है, तो पहले डायरेक्ट डिडक्शन में 1125 को मैं एंट्री पास कर, जिस दिन मर्जी मिले अगले साल मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना पीपी, क्योंकि पीपी खरीदा हुआ पहले, कितना पैसा मिला, और यहां पर जो मैंने एंट्री पास करनी है 1125 को कैश टू डेफर्ड ग्रांट। अब इस साइड पर मैंने डेफर्ड ग्रांट को सेपरेट रखना है, इस साइड पर मैंने माइनस कर दिया हुआ एसेट में से, अपने एसेट क्रेडिट किया है, मतलब एसेट में से माइनस, कोई ना कोई एसेट में चेंज आए ना तो फौरन उस वैल्यू पे चले जाते हैं कि जी पहले बुक वैल्यू फाइंड करो फिर चेंज लाओ। आपका एसेट बुक्स के अंदर 700 का था, 17.5 पहले माइनस हो गया, 300 और माइनस हो गया, पिछले साल डेप्रिशिएट भी तो हुआ है ना, तो डेप्रिशिएट बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू कम होती है। जब भी कोई चेंज आता है सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करके चेंज अप्लाई करते होते, तो एसेट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो आपके पास पहले बुक वैल्यू क्या थी 700, ये मैं डायरेक्ट डिडक्शन पे जा रहा हूं, 700 माइनस 17.5 कितना 682 आपके पास एसेट था 682.5 का, अब ग्रांट मिलने की वजह से 300 का कम हो गया, माइनस 382 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जब भी चेंज अप्लाई करते हैं उसके बाद या तो नई लाइफ लेते हैं या रिमेनिंग लाइफ लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 9.75, ये आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही है अगले साल कितनी 39.23। तो अगले साल तो एंड, क्योंकि अब दिसंबर 25 को आपकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 39.23। ये तो स्टेट लाइन है, तो कॉस्ट में से क्यों नहीं माइनस किया? कॉस्ट में से माइनस की, चेंज इन एस्टिमेशन का अपना रूल है, वो स्ट्रेट लाइन को नहीं मानता। जब भी कोई चेंज आता है ना वो किसी को नहीं मानता, वो कहता है जब भी चेंज करो पहले बुक वैल्यू फाइंड करो फिर चेंज अप्लाई करो। तो जब भी चेंज लाएंगे पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन लेने से पहले बुक वैल्यू फिर चेंज। हमने 300 किया, डेप्रिसिएशन लेनी थी, डेप्रिसिएशन लेने के लिए चेंज करना है उसको, तो चेंज करने का रूल वही है, बुक वैल्यू फाइंड करो, चेंज लो, डेप्रिसिएशन लो।
अगले साल दिसंबर 26 डेप्रिसिएशन 2 accumulated depreciation 39.23 39. ये इतना मजे का नहीं है, ये जिसको चेंज इन एस्टिमेशन का आइडिया हो गया वो कर गया। मजे का यहां पर है, देखिए जरा सेपरेट रिकॉग्निशन में। अब सेपरेट रिकॉग्निशन में मैंने एंट्री पास कर ली। अब दिसंबर 25 को मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है क्योंकि 35 आएगा, क्योंकि सेपरेट रिकॉग्निशन है ना, एसेट पे तो कोई असर ही नहीं होना। अगले साल सॉरी 35 नहीं 70 कितना आएगा, उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ना। अब मेन तो अमॉर्टाइजेशन करनी है। अब अमॉर्टाइजेशन कैसे करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, बोलना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन यूज फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड है, 700 को 10 पे डिवाइड करना है। सेपरेट रिकॉग्निशन है ना, स्ट्रेट लाइन है, टाइम से तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, इसलिए दफा करोगे 3 बाय 12, आप तो नहीं करेंगे ना। या अगर तेरा दिल कर रहा है तो आप ऐसा करो कि उसमें से 682.5 को 9.75 पे डिवाइड कर दो, फिर भी 70 आएगा। कॉस्ट को टोटल लाइफ पे और बीवी को अपनी रिमेनिंग लाइफ पे, बाकी जिंदगी है वही उसके नाम पे कर दो। नई लाइफ कोई है तो हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट टू ग्रांट इनकम, हाँ जी भाई, डेफर्ड ग्रांट 300 को 9.75 पे डिवाइड करेंगे। अब कहोगे सर आप उधर तो आप 10 पे डिवाइड कर रहे हैं 700 को, भाई 700 को कर रहा हूं, पिछले साल की वैल्यू है, इस साल की वैल्यू उसकी 682.5 है, मैं उसको 682.95 है ना, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो या कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करो। अगले साल लाइफ क्या थी, 10 साल या 9.75, 3 महीने गुजर चुके हैं। तो जिस दिन मुझे ग्रांट मिली, आप खुद वैसे सोचो प्रैक्टिकली, जब आपको समझ लगेगी तो गलती का तो कुछ चांस ही नहीं। आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए कब, अगले साल, 3 महीने गुजर चुके थे। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट को हमने जब एसिड खत्म होना उसको भी खत्म करना है, एसिड 10 साल बाद खत्म हो जाना है, लेकिन 3 महीने उसके गुजर चुके हैं। अब एसिड कितने साल टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, 9.75 ईयर्स के बाद। तो उस ग्रांट को भी हम 9.75 पे खत्म कर देंगे, ताकि जिस दिन एसिड खत्म हो उस दिन हमारी ग्रांट भी निल हो चुकी हो, तो उस तो लाइफ रहती 9.75। अगर 2 साल बाद ग्रांट मिलती हमें, 2 साल का वो एसिड डेप्रिशिएट हो चुका होता, अब एसिड पीछे रहा ही 8 साल का है, तो ग्रांट भी ओवर 8 ईयर पे जाएगी। तो हम ग्रांट को 10 पे डिवाइड नहीं करेंगे। ये तो मैं कहता हूं किसी फार्मूले वाले ने लिखा ही गलत है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। किस पे डिवाइड करना चाहिए, रिमेनिंग लाइफ पे, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे, ये असल मेथड है। और इंटरेस्टिंग बात है, ये किसी को पता भी नहीं है। आप लोग शुरू से मेरे हाथों के पले हुए हो, आप किसी से पूछ के देखना, या स्ट्रेट लाइन किसी और तरीके से डिवाइड होती, वो कहता नहीं, या रेट से मल्टीप्लाई करो या कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। रिमेनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज है। आप कहते हो ना, मैं अक्सर कहता हूं कि जो एसिड के साथ करो वही ग्रांट के साथ। आपके पास एसिड कितने का पड़ा हुआ, 682.5, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 9.75 पे, जो मैं एसिड के साथ करूंगा वही मैं ग्रांट के साथ करूंगा। अब आपका सारा कुछ मैच हो जाएगा। सर जी, गलत है, मैंने सेम ऐसे ही किया। आपकी वैल्यूज वही नॉर्मल 34 आ रही है। यही आ रही है, बस 17.5 को मैंने 18 लिखा था, बाकी सेम चेक कर लें। आपने 39.23 को 40 कैसे लिख दिया? 39.5 39.7 तो 7 आ रहा था, तो यही है, 2-3
आपके पास ये वैल्यूज है ना, ये है 382.5 को 9.75 पे डिवाइड करके देख लो। 382.5 डिवाइडेड बाय 9.75, तो 39 की जगह 40 कैसे लिख दी? तो 39.7 आ नहीं रहा ना बच्चे। अगर 7 आता तो फिर मैं उसको सही मान लेता। मैं तो राउंड ऑफ का जवाब देख रहा था ना। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ग्रांट कितनी आ गई? 13.777 आएगा। 30. अब अगर इनका डिफरेंस और इसका चेक कर लो, वही जवाब एग्जैक्ट बराबर आएगा। आपको बराबर आ रहा है? आपकी ये वैल्यूज मतलब क्या क्या थी? 30 तो ओरिजिनल भी अगर करते तो 300 को 10 पे भी डिवाइड करते तो 30 आ रहा था। वो तो एक वैल्यू 9.75, वो राउंड ऑफ थोड़ा सा फर्क था। अगर वैल्यू का ज्यादा गैप आएगा ना, वो ज्यादा आंसर में फर्क आ जाता। अगले साल आप यही चलता रहेगा। अगले साल ये 2 एंट्रीज पास होती है। जब हम एसेट की डेप्रिसिएशन लेंगे 2025 तो वो बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं होगी। 685 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। 685 कौन सी वैल्यू? मतलब हमने पहले डेप्रिसिएशन ली थी, एक एसेट आई डेप्रिसिएशन ली थी। ठीक है। दोबारा से अगले साल उसकी डेप्रिसिएशन ली तो उसको 685 पे डेप्रिशिएट नहीं होगी। 685 वैल्यू कौन सी है? 682 है। हाँ डेप्रिशिएट नहीं करेंगे दोबारा, मतलब इधर पिछले साल 2000 नहीं, डायरेक्ट डिडक्शन में तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी, वो पहले माइनस करेंगे, माइनस करके फिर डेप्रिशिएट करेंगे। इसमें भी तो ऐसे तो हमारे पास मिनिमम पहले रहा है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करके अगले साल डेप्रिसिएशन ही लेंगे। अच्छा, इधर तो सेपरेटली रिकॉग्निशन है ना। सेपरेटली रिकॉग्निशन में एसेट को तो अलग ही रखना है। अच्छा 68.25 क्यों नहीं आई? आई क्यों है? 68 कैसे आई? पहले डेप्रिसिएशन ली तो ये ठीक। 17.5 तो ऐसे ओके, माइनस करो, कितना आता है? 68 682.5। अब इसको टोटल लाइफ पे तो डिवाइड नहीं करोगे ना, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड। जब आपने बुक वैल्यू फाइंड की है तो फिर तो टोटल लाइफ नहीं मानोगे ना, उसको 9.75 पे डिवाइड करो जरा। ठीक है, और कोई सवाल? समझ नहीं लगे? डब्ल्यूडी वैसे अभी नहीं पढ़ा, मैं पूछ रहा हूँ समझ लग गई है? मुझे समझ नहीं आती ना, दो प्रॉब्लम है। आपको भूख लगे तभी शक्ल खराब हो जाती है, आपको समझ ना आ रही तभी शक्ल। समझना होता ना कि कौन सा मसला है। अच्छा वापस कोई देर। अच्छा सवाल को मेन क्या है? ये सवाल नहीं है, मेन ये है एक सीखना है इस तरह की चीजें। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ है, वो आसानी के लिए है, बट असल चीज क्या है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय, वो भी पिछले साल के एंड। असल चीज ये है, अगर इस चीज को हम लेकर आगे चलेंगे ना, जिंदगी में हमें ये दो फार्मूले ही ना याद करने पड़ते। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे होती है, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करता। ये तो बस किसी ने ना ऐसे, क्योंकि वो फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही होती है इसलिए वो चलाते जाते हैं। असल जितनी वैल्यू है, जितनी लाइफ है, डिवाइड करो आपस में। जितनी वैल्यू है और जितनी लाइफ है, और क्योंकि हमने उसको ओवर द लाइफ खत्म करना होता है, तो जितनी उसकी वैल्यू बची पड़ी है, उसको जितनी लाइफ रह गई है, चेंज किया तो नई लाइफ पे डिवाइड कर दो, चेंज नहीं की तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। अच्छा, रिलेटेड टू एसेट बेसिक बातें खत्म हो गई, इससे बढ़ के मुश्किल सवाल नहीं आ सकता। जितने हमने चीजें पढ़ ली है, 5 केस हमने पढ़े हैं। 1 साल के अंदर सेम डेट और आगे पीछे डेट, फिर एसेट पहले खरीदा बाद में ग्रांट, पहले ग्रांट ले ली बाद में एसेट। इनको घर जाकर एक दफा सामने सारे सवाल रखकर ना देखते रहना, ठीक है? इसमें से
मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आएगा गवर्नमेंट ग्रांट में से। इस तरह के क्वेश्चन नहीं, इसका ज्यादा अंग्रेजी लिखने वाले आते हैं, वो आप वो भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो सीख रहे हैं। अच्छा, अगली बात, पहले रिफंड से पहले ना मैं एसेट को कंप्लीट कर लूं, रिलेटेड टू एसेट। अगली बात यह है कि अगर आपको कोई नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट मिले, नॉन कैश फॉर्म में गवर्नमेंट ग्रांट मिले, अभी तो हर जगह हमने कैश डेबिट करते गए हैं ना, तो अगर आपको नॉन मॉनिटरी मतलब आपको प्लांट ही खरीद के गवर्नमेंट दे दे, मोस्टली गवर्नमेंट प्लांट वगैरह नहीं देती, वो कभी खुद ही अपना खरीदो, मोस्टली गवर्नमेंट अपनी लैंड दे देती है कि ये लैंड है, यहाँ पर स्कूल बना लो, ये लैंड है, यहाँ पर अपना कोई प्लांट लगा लो। अगर कोई नॉन कैश ग्रांट मिले, नॉन कैश अगर कोई नॉन कैश ग्रांट मिलती है, क्या करेंगे? पहले तो एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज है, पीआरसी आपने किया हुआ है, माशाल्लाह क्वालिफाइड हो, पीआरसी क्वालिफाइड। एक बात छोटी सी मैंने पूछनी है कि अगर मुझे सपोज दैट एक प्लांट गवर्नमेंट ने तोहफे के तौर पर दे दिया, या एक ई व्हीकल दे दिया, आपको ग्रांट के तौर पर एक प्लांट मिल गया, पहली एंट्री क्या पास करेंगे? प्लांट डेबिट, वो तो होना ही होना है। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? ग्रांट करेंगे। और उस ग्रांट को ग्रांट इनकम कहें या डेफर्ड ग्रांट कहते हैं? डेफर्ड ग्रांट, क्योंकि वो प्लांट अगर विद इन 1 ईयर के लिए है ना तो फिर सारी इनकम है, लेकिन ये तो अगले 10 सालों के लिए प्लांट है, ये तो 20 सालों के लिए है, तो क्या करेंगे? प्लांट डेबिट। सर लैंड जो होगा वो भी अमोर्टाइज होगा, उसको बात करते हैं बात। अच्छा जी, 200 मिलियन, अच्छा करना किस वैल्यू पे है? पैसे तो हमें दिए नहीं, करने किस वैल्यू पे है? फेयर मार्केट वैल्यू। किस पे डेबिट कर, प्लांट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को। और गवर्नमेंट ग्रांट को भी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये सारे आप लोगों को अंग्रेजी में लिखने पड़ेंगी चीजें, ध्यान से। ये जो कॉन्सेप्ट ये होते हैं, ये वाले कि भाई जब भी नॉन कैश फॉर्म में आपको ग्रांट मिलती है, वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू पे? फेयर वैल्यू कहते हैं कि जिस वैल्यू पे मार्केट में चल रहा है, मतलब ये प्लांट मार्केट में कितने का है? 200 का है, 200 का लिख दो। 5000 का है, 5000 का लिख दो। अगर उसकी कोई मार्केट नहीं है, या फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल। एक बात याद रखें, जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो या फेयर वैल्यू मेजर रिलायबल ना हो तो कभी फेयर वैल्यू नहीं लेते, तो फिर नॉमिनल वैल्यू लेंगे। फिर नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू जस्ट लाइक नाम की वैल्यू। मिसाल के तौर 5000 की चीज को आप 50 रुपए का लिख दे, 30 रुपए का लिख दे, 70 रुपए का लिख दे। क्यों? ताकि पता चले कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें आया हो। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट के अंदर ना, गवर्नमेंट जी एक बैंक था जी 10 रुपए का बिका है, सुना था? क्यों? नॉमिनल वैल्यू, दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू। कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई चीज ऐसी देती है फ्री में, अब आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, और अगर तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबल है, उस चीज की कोई मार्केट वैल्यू है, तो आपने उसको उस वैल्यू पे लिख देना। अगर उसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, गिवन नहीं है, उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, फिर आपने ट्रांजैक्शन तो एग्जिस्ट करनी है ना, कुछ आया तो है, रिसोर्सेज आपके पास आए हैं, विदाउट अ सिंगल पेनी पे, तो किस वैल्यू में लिखेंगे? फिर नॉमिनल वैल्यू। वो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपया, 5000, 10,000, वट एवर, एक नाम की वैल्यू, ताकि पता चल जाए ट्रांजैक्शन हुई है, कोई इवेंट अक्कर हुआ है।
मैं गला उठा रहा हूँ या कुछ समझ में लग रही है? कभी कभी जब आपकी खाली आंखें समझ ऐसे वो मुझे लगता है बस क्या है। ओके होगी बात? जब हमें कोई नॉन कैश फॉर्म में गवर्नमेंट कुछ देगी तो हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट को भी और प्लांट को भी, दो चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो फेयर वैल्यू पे। और अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल देन नॉमिनल वैल्यू पे। अब प्लांट किधर चला जाएगा? प्लांट में। और ग्रांट किधर चली जाएगी? लायबिलिटी में। ग्रांट किधर चली जाएगी? लायबिलिटी में। अब प्लांट डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट और ग्रांट अमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक सेपरेट रिकग्निशन वाले तरीके से। डायरेक्टली नहीं आता। बहुत अच्छा सवाल। जब हम आपको होगा पहला क्या? डेप्रिसिएशन इधर से आएगी, इधर से ग्रांट आएगी, खत्म। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आ जाएगी, ग्रांट इनकम में आ जाएगी। जितना एक्सपेंस उतनी इनकम। आपके सवाल का जवाब उधर ही मिल जाएगा। जैसे 200 है, प्लांट की लाइफ 10 साल है। अब डेप्रिसिएशन हम लेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, और उधर से एंट्री आएगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम 20 रुपए से। ये इनकम में आएगा, ये एक्सपेंस में आएगा। मतलब ये तो लाइफ भी गिवन होगी, ये सारा कुछ है। मोस्टली अंग्रेजी में लिखना होता है। प्रैक्टिकली सवाल आ जाए ना, आई कैप तो मना करता है अंग्रेजी एंट्री नहीं पास करनी, मुझे अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ। और फिर बाद में मजाक भी उड़ाता है हमारा आई कैप। पता है मजाक कैसे उड़ाता है? रिजल्ट के बाद ना सॉल्यूशन भेजता है, सॉल्यूशन के बाद एग्जामिनर कमेंट्स भेजता है कि इस सवालों में हमने क्या क्या करके हैं। वो भी हमारे पेपर के, और किसके भेजेगा? हाँ जी, इंडिविजुअली के लिए 8,000 लेता है और ओवरऑल। और मजे की बात है ये सारी जनरेशन एक जैसी है। आप ऐसे कमेंट्स पढ़ लोगे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना आईना देख रहा हूँ, ये मेरी गलतियां थी। अब आई क्या जानबूझ के कहता है मैंने कहा था डिस्कस करो, ये एंट्रीज पास करके आते हैं क्योंकि हमें आती एंट्रीज होती है। अंग्रेजी तो हमारा कॉमन मसला है, और वैसे भी 1.5 लाइन के बाद हमारी अंग्रेजी मुक जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ कोई भी अंग्रेजी का सवाल का जवाब खास तौर पर अकाउंटिंग में 1.5 लाइन से ज्यादा ना लिखूं, ताकि ना वो जितनी अंग्रेजी है खत्म होने से पहले पहले जवाब खत्म हो जाए। अच्छा, अब आगे लैंड की बात। अब गवर्नमेंट ने हमें लैंड दे दी। अब लैंड कबड्डी खेलने के लिए तो मिलेगी नहीं। किसके लिए मिलेगी? फैक्ट्री बनाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, स्कूल, कुछ भी। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो कि नॉन डेप्रिशिएबल है, भाई लिख दो लैंड, एक ही तो एसेट है बेचारा अकलौता, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है। हमें गवर्नमेंट ने लैंड दे दी, एंट्री पास कर दी, लैंड डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, लैंड डेबिट। बड़ी मजे की यहां पर एक आई कैप ने सवाल भी दिया हो, ये 100 मिलियन है उसकी वैल्यू, फिर वही बात फेयर मार्केट वैल्यू। लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती। स्टैंडर्ड कहता है जिस मकसद के लिए लैंड ली है ना उसकी लाइफ है। अगर उसके ऊपर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है ना तो फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ पे इसको अमोर्टाइज करो। अगर आपने उसके ऊपर प्लांट लगाना है ना तो प्लांट की लाइफ पे कर दो। जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए लैंड आपको अलॉट हुई है उसकी लाइफ देख लो। अब इसमें मजेदार बात क्या है, पेपर में सवाल आ गया कि फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग जैसे लैंड मिली उसी दिन तो नहीं बन जाएगी। हमें ग्रांट आज मिल जाती है, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज होती है साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तब तक ये वाली डेफर्ड ग्रांट किधर पड़ी रहेगी? लायबिलिटी। और ये किधर पड़ा रहेगा? एसेट्स के अंदर। ये रीवैल्यू हो, ये तो अब हमारा एसेट बन गया सेपरेट। और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये लायबिलिटी में पड़ी रहेगी। जिस दिन आपकी बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज होगी उस दिन ये भी डेप्रिशिएट होना शुरू होगा। फिर उससे पहले इसको करंट और नॉन करंट नहीं, सिर्फ लायबिलिटी में डेफर्ड ग्रांट के नाम से लिखते हैं और नॉन करंट में लिखते रहते हैं, क्योंकि
एसेट अगर अगले साल पूरा हो रहा है और ये सारे का सारा एक ही दफा तो इनकम में नहीं चले जाना, ये तो ओवर द 25 साल 20 साल वाट है। हाँ जी, नॉन प्रॉफिट ग्रांट का भी हो गया, नया जो बिल्डिंग बनाई उसका भी, तो लैंड का क्या है? लैंड तो अपने लैंड अलग हो गया, खत्म हो गया लैंड का, लैंड रीवैल्यू करो जो मर्जी करो, वो अब आपका प्लान यानी एसेट है। अच्छा वापस इसको आखिरी बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। देखिए अगर आपको नॉन कैश फॉर्म में अगर भी मिलेगी ग्रांट तो क्या तरीकाकार है, पहली बात नॉमिनल या फेयर वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसकी अपने वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी लाइफ के ऊपर एसेट को डेप्रिशिएट होता जाएगा, ग्रांट अमोर्टाइज होती जाएगी। अगर नॉन कैश फॉर्म में है तो उसको लैंड टू वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसको अमोर्टाइज करेंगे फॉर द रिलेटेड एसेट, जिस मकसद के लिए हमें लैंड अलॉट हुई है। बात समझ लग गई? बात तो समझ लग गई। ये अंकल वाले आज आए ना उन्होंने? अच्छा छुट्टी नहीं होता? एक दिन की जब मैंने चलो बता दिया करो, उस दिन वैसे ही भाई तो वैसे मजे की बातें थी, हमने खत्म होगी बातें। चलो अच्छा सवाल फिर कर लो। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ पढ़ने के लिए दे देता हूँ, पढ़ के आना, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा आप लोगों ने ये कल मैं डिटेल इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये पेज नंबर देख लें आज ही, पेज नंबर 4 है। आपने एक ये पढ़ के आना है और ये तो फिर आपने याद ही कर लेना है क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है। और फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आपने पीआरसी में पढ़ ली थी, तो एक ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है, दूसरा आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पैराग्राफ इसलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं तो इन लाइनों का याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। 10 नंबर के लिए सारा एनर्जी इतनी जाया करनी, बचा के रखनी है। एक एक नंबर कीमती है, 10 नंबर के लिए 90 नंबर भी जरूरी है जी। क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपने जी, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है ये। चल बस बस।